लालची चिकन मंचूरियन वाला। जयपुर शहर में शाम के 7 बजे थे। शहर की मशहूर गली फूड स्ट्रीट में रोशनी की चमक थी। चारों ओर से खाने की खुशबू फैल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ लगी थी राजू चिकन मंचूरियन सेंटर पर, जिसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी और उसकी महक से ग्राहक खुद को रोक नहीं पा रहे थे। राजू अपने ठेले पर गर्मा गर्म चिकन मंचूरियन तल रहा था। तेल में डूबी कढ़ाई से उठती खुशबू लोगों को खींच लाती थी। 1 प्लेट मंचूरियन लीजिए, 2 मिनट में तैयार। वाह राजू भाई, तुम्हारे मंचूरियन का तो जवाब नहीं, हर बार वही जायका। जायका नहीं साहब, ये मेरा राज है जो कोई जान ही नहीं सकता। राजू इसी तरह लोगों को अपनी भोली भाली मुस्कान के साथ खुश कर रहा था, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छिपी थी लालच की गहरी परत। दरअसल कई सालों से राजू जयपुर की उस फूड स्ट्रीट गली में चिकन मंचूरियन का ठेला लगाता था। लोगों को उसके हाथ के बने मंचूरियन बड़े पसंद आते थे, जिस कारण उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। वाह वाह, आज भी कितना अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो एक दिन मैं अच्छा खासा अमीर बन जाऊंगा। उस रोज राजू अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कपड़े लेकर खुशी खुशी घर जाता है। ये देखो, आज मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूँ, नए नए कपड़े। ये बाबा, आप कितने अच्छे हैं। हाँ बाबा, अब तो मैं भी ये नए कपड़े पहनकर उस रोहन को चिढ़ाऊंगा। वो भी परसों नए कपड़े पहनकर आया था तो मुझे बड़ा चिढ़ा रहा था ना। हाँ हाँ, तू भी जाकर उसे चिढ़ाना। जाओ बाहर खेलो। दोनों बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। मीना, ये तुम्हारे लिए भी साड़ी लाया हूँ, एकदम भारी काम किया हुआ है इस पर। ये तुम ठीक नहीं कर रहे राजू। भला बासी चिकन खाकर लोगों की तबीयत ही खराब होगी और कुछ नहीं। मैं तुम्हें रोज समझाती हूँ, थोड़ा साफ सुथरा काम किया करो। बासी चिकन मत इस्तेमाल किया करो, किसी का पेट खराब हो गया तो। अरे मीना, तू तो फालतू डरती है। ये लोग स्वाद के पीछे पागल है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चिकन बासी है। नया चिकन लाने में खर्चा बढ़ेगा। पैसे ही सब कुछ नहीं होते राजू। लोग तुम पर विश्वास करके तुम्हारे ठेले पर चिकन मंचूरियन खाने आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें बेकार की चीजें खिलाओ। राजू ने झुंझला कर कहा। अरे चुप कर, तू क्या जाने बिजनेस कैसे चलता है। अगर मैं हर चीज ताजी रखूं तो मुनाफा कहाँ से आएगा। और हेर फेर तो हर कोई करता है, और सस्ता चिकन खरीद लिया तो क्या हुआ। अब देख तो, जब से काम शुरू किया है कितनी कमाई होने लगी है। बच्चे भी देख कितने खुश हैं। ये सुनकर मीना चुप हो गई, मगर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। कुछ समय बाद राजू ने अपने ठेले के बगल में एक और ठेला लगा दिया, जिस पर एक लड़का रख दिया। अब हम चिकन मंचूरियन के साथ साथ दूसरे ठेले पर वेज मंचूरियन भी बेचेंगे, ताकि सिर्फ नॉन वेज खाने वाले लोग ही नहीं बल्कि वेज खाने वाले भी मेरे मंचूरियन का लुत्फ उठा सके। अब उसने दूसरे ठेले पर सब्जियों से बना ये मंचूरियन बेचने लगा। शुरू में तो वो फ्रेश सब्जियों के मंचूरियन बना कर देता, ताकि और भी ग्राहक उसके दूसरे ठेले पर भी आए। वाह राजू भाई, आपने बहुत बढ़िया किया। सच कहूँ तो आपके मंचूरियन की खुशबू मुझे आपके ठेले पर आने को मजबूर कर देती थी, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चिकन वाला मंचूरियन नहीं खा सकती थी। अरे भाभी, अब आप फिक्र मत कीजिए। अब आप बेझिझक होकर ये शाकाहारी वाले मंचूरियन खा सकती हैं। अरे ओ पप्पू, लगा दो 1 प्लेट भाभी जी के लिए, और बताइए इसका स्वाद कैसा है। उस औरत को उसके हाथ के बने हुए मंचूरियन भी बड़े पसंद आते हैं। अब उसका काम और भी अच्छा चलने लगता है और उसका मुनाफा दुगना हो जाता है। घर आकर वो पैसे गिनता है। ये 500 और अब गए पूरे 7000। देख रही हो मीना, जहाँ पहले शुरुआत में तुम्हारा पति महीने भर जितना एक ठेले से कमाता था, उतना एक दिन में कमा रहा हूँ। ऐसे ही दिन बीते। एक रोज गांव के पंडित जी उसके ठेले पर आए। बेटा राजू, आज पंडिताइन अपने मायके गई है और घर में कुछ मेहमान भी आ गए हैं। अब तो तू जानता है मुझे खाना बनाना आता नहीं। सुना है तेरे यहाँ की वेज मंचूरियन भी बड़े टेस्टी होते हैं। एक काम करो, आज 5 प्लेट वेज मंचूरियन बनाकर मेरे घर भिजवा दो। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं अभी भिजवा देता हूँ। पंडित पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद राजू ने पप्पू से कहा, सुन, सब्जियों की कीमत बहुत बढ़ गई है। सड़ी हुई सब्जियां भी महंगी ही दे रहा है। अब थोड़ा बचाने के लिए कल के बचे हुए चिकन के टुकड़े मिला दे। पर भैया पंडित जी। अरे मुंह बंद कर, भगवान को क्या पता चलेगा कि चिकन मिला या नहीं। बस मसाला ऐसा डाल कि कोई पहचान न पाए। पप्पू ने अनमने मन से वही किया। कुछ देर बाद वो पंडित के घर दे आया। सबने वो मंचूरियन खा तो लिए, लेकिन अगले दिन ही पंडित जी और उनके मेहमानों को उल्टी दस्त हो गए और ये बात पूरे गांव में फैल गई। सुनो राजू, पंडित जी और उनके मेहमान बीमार पड़ गए। कहीं तुम्हारी मंचूरियन की वजह से तो नहीं? अरे नहीं, इतना पुराना चिकन भी क्या बुरा होता है। 2 दिन से ज्यादा तो नहीं हुआ। भगवान का डर नहीं लगता तुम्हें? मंदिर के लिए भी चिकन मिला दिया। अरे डर और बिजनेस साथ नहीं चलते मीना। तू बस चिकन संभाल, दुकान की बात मुझ पर छोड़ दे। लेकिन अब वो ऐसा ही करता।
लोगों को सड़ी गली सब्जियों और बासी चिकन की मंचूरियन बनाकर बेचने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जल्दी भर जाता है। उसके मंचूरियन खाकर अब लोग बीमार रहने लगे और ये बात फूड इंस्पेक्टर तक पहुंचते ही शहर में फूड इंस्पेक्टर संदीप का निरीक्षण शुरू हुआ। वो उसी गली में पहुंचे जहां राजू का ठेला था। राजू जी, आपकी दुकान की बड़ी तारीफ सुनी है, आज हम भी चखेंगे। जरूर सर, आपको तो स्पेशल प्लेट दूंगा। राजू ने जल्दी से चिकन मंचूरियन तैयार किया। स्वाद तो लाजवाब है, लेकिन एक काम कीजिए, कल सुबह लैब में सैंपल जमा कराइए, नियम है। साहब, सैंपल क्यों? सब तो ठीक है, सरकारी जांच है, कोई गलती मिली तो लाइसेंस रद्द। राजू ने घबराकर हामी भर दी, लेकिन उसके दिमाग में चाल चल रही थी। रात को राजू ने पप्पू से कहा, सुन, कल सैंपल लेने से पहले फ्रेश चिकन डाल देना, बाकी पुराना फेंक देना, और जो बासी पड़ा है वो शाम को बेचना। ये लोग अंधे हैं, बस मसाला तगड़ा होना चाहिए। लेकिन मीना ने दरवाजे से सब सुन लिया। राजू, अब भी समय है, मत कर ऐसा, वरना ऊपर वाला सजा देगा। बस बहुत हुआ मीना, तू मेरे काम में दखल मत दे। मैं जो कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। कौन सा परिवार जो दूसरों के पेट के दर्द पर पले? गुस्से में राजू ने दरवाजा पटक दिया। फिर अगली शाम को भीड़ हमेशा की तरह लगी हुई थी। राजू अपने ठेले पर मंचूरियन बांट रहा था। तभी भीड़ में से एक बच्चे ने खाकर अचानक पेट पकड़ लिया और गिर पड़ा। अरे बच्चे को क्या हुआ? किसी ने जहर मिलाया क्या? राजू हड़बड़ा गया। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पकड़ो, यही राजू देता बासी और बीमार चिकन के मंचूरियन। मैंने खुद से ये सब सड़ा हुआ माल खरीदते हुए देखा है। फिर राजू को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में राजू बैठा था, चेहरा उतर गया था। भैया, बच्चा अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा था कि फूड पॉइजनिंग थी। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन अपराध बोध ने उसे झकझोर दिया। राजू, देखा न लालच का नतीजा क्या हुआ? राजू की आंखों से आंसू निकल पड़े। मीना, मैंने सच में सब गलत किया, बस पैसे के पीछे भागता गया, न भगवान देखा न इंसान। अभी भी देर नहीं हुई, सच्चाई से नया सफर शुरू करो। हाँ मीना, अब वही करूंगा। इधर फूड इंस्पेक्टर संदीप ने जांच के बाद कहा, राजू, तुम्हारा लाइसेंस 6 महीने के लिए रद्द किया जाता है, लेकिन क्योंकि बच्चे को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हम तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं। धन्यवाद सर, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। 6 महीने तक वो घर में खाली बैठा रहा, लेकिन इस बीच उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 6 महीने बाद राजू ने फिर दुकान खोली, लेकिन इस बार शुद्ध मंचूरियन सेंटर नाम से। साफ सुथरी जगह, ताजा सब्जियां, ताजा फ्रेश चिकन और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी। लालच चाहे छोटा हो या बड़ा, अंत में मनुष्य को नीचे ही गिराता है। ईमानदारी और सच्चाई ही वो मसाले हैं जो जिंदगी को असली स्वाद देते हैं। हरिपुर नाम का एक गांव था, जहां सेठ अग्रवाल नाम का एक व्यापारी रहता था। सेठ अग्रवाल पर मां लक्ष्मी की कृपा थी। वो धन संपत्ति से संपूर्ण था। सेठ अग्रवाल बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। सेठ अग्रवाल का चाट पापड़ी का काम था। वह उसकी चाट पापड़ी के गांव में 4 दुकानें थी। उसकी चाट पापड़ी बहुत ही मशहूर थी। दूर दूर से लोग उसकी चाट पापड़ी खाने गांव में आते। सेठ अग्रवाल का एक मुंशी था जो उसके कारोबार का ध्यान पूरी ईमानदारी से रखता था। वो रोज गिनकर कारीगरों को चाट पापड़ी का सामान देता और शाम को सबसे हिसाब लेता था। सेठ अग्रवाल का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से सेठ अग्रवाल के पास गांव से शिकायतें आने लगी कि उसकी चाट पापड़ी में काफी मिलावट हो रही है, जिससे गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी। ये सब सुनकर सेठ अग्रवाल को काफी चिंता होने लगी। एक दिन सेठ अग्रवाल ने मुंशी को बुलाया। अरे मुंशी, आजकल लोगों से बहुत शिकायतें आ रही हैं कि हमारी चाट पापड़ी में कोई मिलावट करके बेच रहा है और उसे खाकर लोगों की तबीयत खराब हो रही है। पर मालिक, सारा सामान तो मैं अपनी देखरेख में बनवाकर कारीगरों को देता हूँ और मैं तो कोई भी मिलावट वाला सामान नहीं देता उनको। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने ये काम तुमको सौंपा है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका पता लगाओगे कि कौन है जो मिलावट कर रहा है, और अगर तुम पता नहीं लगा पाओगे तो मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। ठीक है मालिक, मैं 4 कारीगरों को बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ। मुंशी 4 कारीगरों को बुलाता है। 4 कारीगर थोड़ी देर में ही सेठ अग्रवाल के घर पहुँच जाते हैं। जी सेठ जी, आपने हमको बुलाया? हाँ, लोगों से ये शिकायत आई है कि तुम में से कोई मिलावट करके चाट पापड़ी बेच रहा है। क्या? नहीं नहीं मालिक, मिलावट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ सेठ जी, आप जैसा हमें सामान देते हो हम बिल्कुल वैसा ही ले जाकर बाजार में बेचते हैं। जो भी है सच सच बता दो, वरना सबको काम से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई मिलावट नहीं की।
ये लोग ही करते होंगे। झूठा इल्जाम मत लगा मनोज, तू ही करता होगा मिलावट, हम नहीं करते। चारों कारीगर आपस में एक दूसरे पर दोष लगाने लगते हैं। मुंशी और सेठ अग्रवाल को समझ में आ जाता है कि ऐसे अपने आप से खुद कोई नहीं बताएगा, कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। मुंशी उन चारों को वापस भेज देता है। मालिक, ऐसे तो कोई बता नहीं रहा है। मुझे नहीं पता मुंशी, जल्द से जल्द पता लगाओ, वरना तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा मैं। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन सेठ अग्रवाल और मुंशी चारों कारीगरों को गिनकर 100 प्लेट का सामान बेचने के लिए देते हैं और बाजार में भेज देते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद सेठ अग्रवाल और मुंशी दोनों अपना भेष बदलकर बाजार में पहुंचते हैं। वो पहले राजू के पास जाते हैं। अरे भैया, आज हमारे सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तो आज हमको 200 प्लेट चाट पापड़ी चाहिए, बताओ दे पाओगे? भाई साहब 200 प्लेट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको 150 प्लेट दे सकते हैं। 150 प्लेट तुरंत दे दोगे? हाँ भाई साहब, बिल्कुल अभी मिल जाएगा। भैया, चाट पापड़ी अच्छी और साफ सुथरी तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो बाजार में पूछ लीजिए, बहुत प्रसिद्ध चाट पापड़ी है हमारी। ठीक है, कर दो। फिर मुंशी और सेठ राजू से चाट पापड़ी लेते हैं और उसको 150 प्लेट के पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। फिर वो अपने दूसरे कारीगर किशोर की दुकान पर जाते हैं और उससे भी 200 प्लेट चाट पापड़ी के लिए बोलते हैं। किशोर बोलता है, भैया 150 प्लेट दे पाऊंगा, बोलो तो कर दूं। ठीक है, दे दो। फिर वो वहां भी 150 प्लेट के पैसे देते हैं और सामान लेकर वहां से अपने तीसरे कारीगर मनोज की दुकान पर जाते हैं। भैया, आज हमारे सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तो आज हमको 200 प्लेट चाट पापड़ी चाहिए, बताओ दे पाओगे? अरे भैया, 200 क्या, 250 प्लेट भी मिल जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, 200 प्लेट ही दे दो आप। फिर वो वहां से भी चाट पापड़ी लेकर अपने आखिरी कारीगर मुरली के पास जाते हैं और उससे भी 200 प्लेट की मांग करते हैं। तब मुरली बोलता है, नहीं भैया, 200 प्लेट तो नहीं होगा, 100 प्लेट दे पाऊंगा, आज 100 प्लेट तक का ही सामान मिला है। ठीक है, आप इतना ही दे दो। सेठ अग्रवाल और मुंशी अपनी सारी दुकानों से सारा सामान खरीदकर घर जाने लगते हैं। मुंशी, ये तुमने कौन सा खेल खेला है, मुझे समझ नहीं आया। मालिक, समझना बहुत आसान है। आज हमने 100 प्लेट का सामान कारीगरों को दिया था, मतलब सब कारीगरों के पास 100 प्लेट तक का ही सामान था, लेकिन उन्होंने हमें 600 प्लेट का सामान बेचा है। किसी ने 150 प्लेट हमको बेचा, तो किसी ने 200 प्लेट, मतलब जिसने 100 प्लेट से ज्यादा हमको बेचा उन सब ने मिलावट की है और सामान को अधिक बढ़ाया है, समझे? अरे वाह मुंशी, तुमने तो बड़ी आसानी से और सूझबूझ से पता लगा लिया कि कौन कितना मिलावट कर रहा है। अरे मालिक, अभी तो असली लालची कौन है ये तो घर जाकर पता चलेगा। फिर वो दोनों घर जाते हैं। उनके घर पहुंचते ही सारे कारीगर भी सेठ अग्रवाल को हिसाब देने पहुंच जाते हैं। मालिक, ये लीजिए आज के पैसे। ये मेरे पैसे आज के। मालिक, ये मेरे आज के पैसे। मालिक, ये लीजिए आज के पैसे। आज एक सेठ आया था कोई, उन्होंने एक साथ ही सारी चाट पापड़ी खरीद ली। ये तो 400 प्लेट के ही पैसे हैं। हाँ, तो आपने सबको 100 प्लेट का ही तो सामान दिया था। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने 600 प्लेट बेचा है ना। 150 प्लेट राजू ने, 150 किशोर ने, और मनोज तुमने तो 200 प्लेट बेचे हैं। ज्यादा चौंको मत, हमने ही भेष बदल कर तुम सबसे सामान खरीदा था। तुम लोगों का झूठ पकड़ा गया है। तुम्हारे लालच की वजह से कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है तुम लोगों को पता है, और उसके बाद तुम लोग पैसों में भी झूठ बोल रहे हो। बस एक ही इंसान है जिसने ईमानदारी से अपना काम किया है, वो है मुरली। धन्यवाद मालिक। मुरली, तुम आज से दुकान पर नहीं जाओगे, बल्कि सारी दुकानों की देखरेख करोगे, और तुम तीनों, तुमको तुम्हारे लालच की सजा पुलिस देगी। ये सुनते ही तीनों कारीगर अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं, पर सेठ उनकी एक नहीं सुनता। फिर मुंशी उन तीनों लालची कारीगरों को पुलिस के हवाले कर देता है, जिससे उनको उनके लालच का फल मिल जाता है और मुरली को उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसका ओहदा बढ़ा दिया जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम बुरा होता है। Best buddies. Hello friends.
Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।